नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रथम अध्याय को का अध्ययन करेंगे। मैं आचार्य गोपाल जी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम लोग कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। इसमें आप लिखित रूप में देखते जाएंगे और मैं पुनः उसे बोलकर भी बताते जाता हूं, आप देखते जाएं। सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यदि a और b दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर है r और छोटा है b से। अर्थात given two positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. Note: a को भाज्य अर्थात डिविडेंड, b को भाजक अर्थात डिवाइजर, q को भागफल अर्थात क्वोशंट तथा r को शेषफल अर्थात रिमाइंडर कहा जाता है। एल्गोरिथम वैसी प्रक्रिया या प्रश्नों को हल करने का विशेष तरीका जिसमें कुछ मूलभूत प्रक्रियाएं बार बार दोहराई जाती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से मस अर्थात HCF निकालने की पूरी प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दो संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है, तो एक ही तरह की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसी कारण से इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसके चरण। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे दो धन पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धन पूर्णांक संख्या C और D का HCF ज्ञात करने के चरण। जब C बड़ा है D से। चरण नंबर 1, C तथा D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अर्थात दो ऐसी संख्याएं Q तथा R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा बराबर है R और छोटा है D से। दूसरा चरण, यदि R बराबर 0 हो। यदि R 0 हो गया तब तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। तब पहले चरण का भाजक D दी गई संख्या का HCF होता है। परंतु यदि R बराबर 0 नहीं है तो अगले चरण पर हम लोग जाते हैं। चरण नंबर 3, यदि R बराबर है नहीं है 0 के, तो चरण 1 के भागफल के भाजक D तथा शेषफल R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। पुनः मानते हैं कि D बराबर RP प्लस Q। चरण 4, यदि शेषफल Q बराबर 0 हो तो चरण 3 का भाजक R दी गई संख्याओं का HCF होगा, और यदि यहां 0 नहीं हो तो ऊपर की प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाएगा,
जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। अंतिम चरण, जिस चरण में शेषफल शून्य हो जाता है उस चरण का भाजक दी गई संख्याओं का HCF होता है। जैसे यहां हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। एक उदाहरण है कि 288 और 396 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 396 बराबर 288 गुना 1 प्लस 108, क्योंकि जैसे ही 288 से 396 में भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 108 प्राप्त होता है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग अगले चरण पर जाएंगे। अतः अब हम भाजक 288 तथा शेषफल 108 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। 288 बराबर 108 गुना 2 प्लस 72। चूंकि r बराबर पुनः 0 के नहीं है, 72 है, इसलिए हम लोग फिर अगले चरण में चलेंगे और अब हमारा भाजक 108 और शेषफल जो 72 है उसका प्रयोग करके हम उसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करेंगे। तो 108 बराबर हम लिख सकते हैं 72 गुना 1 प्लस 36। यहाँ पुनः r बराबर 0 नहीं हुआ, अतः हम अब भाजक 72 और शेषफल 36 को लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। 72 बराबर हम लिख सकते हैं 36 गुना 2 प्लस 0, r बराबर 0, अर्थात अंतिम भाजक 36 ही 288 और 396 का HCF है। नोट, 36 सभी भाज्य और भाजक का HCF है जो ऊपर के चरण में प्रयुक्त हुए। जैसे पहले चरण में 288 और 396, दूसरे चरण में 108 और 288, तीसरे चरण में 72 और 108, चौथे चरण में 36 और 72, अर्थात HCF निकालेंगे 288 और 396 बराबर म 108, 288 बराबर म 72 और 108 बराबर म 36 और 72 बराबर 36। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम म ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात इस समान कोई और दूसरा नहीं होगा। इसको देखिए, एवरी कंपोजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique part from the order in which the prime factors occur। उदाहरण हम एक देखते हैं, जैसे 120 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए 120 का भागा पहले 2 से दिए तो 60 आया, फिर 60 में 2 से भाग दिए तो 30 दूना 60, 30 आया, फिर 30 में 2 से भाग दिए 15 दूना 30, 15 आ गया, फिर 15 में 3 से भाग दिए 5 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 120 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, या 2 गुण का पावर 3 गुना 3 गुना 5। इसको कभी भी और किसी रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए, जानिए गुणनखंड वृक्ष अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता। अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया है ये, और जिसमें अभाज्य संख्याओं को वृत्त में और भाज्य संख्याओं को आयत में लिखते हैं, परंतु आजकल दोनों में आयत का प्रचलन होने लगा है। देखिए नीचे मैंने उदाहरण में यहाँ दर्शाया है। देखिए 120 को 2 से भाग दिए 60, फिर 160 को 2 से भाग दिए 30, फिर 30 को 2 से भाग दिए 15, और 15 को 3 और 5 से भाग दिए। इसको देखिए आयत के रूप में भी वही चीज यहाँ लिख के बताया हुआ है। अगला देखिए, किसी धन पूर्णांक को एक
दिए गए धन पूर्णांक के गुणज के रूप में व्यक्त करना। यदि x कोई धन पूर्णांक है तो नंबर 1, x या तो 2 का गुणज होगा या 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। अर्थात x बराबर 2m या 2m प्लस 1 यही हो सकता है। जहां m एक पूर्ण संख्या है तो m का मान 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है। अर्थात x बराबर 2m से जब m बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, m बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, m बराबर 2 रखेंगे तो 4 होगा, m बराबर 3 रखेंगे तो 6 होगा। अर्थात समस्त सम संख्याएं निकल जाएगी। पुनः x बराबर 2m प्लस 1 से हमको x बराबर 1, 3, 5, 7 है ना, डेट्स ऑट निकलेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि हम सब अभाज्य सब विषम संख्याएं आ रही है, हमें प्राप्त हो रही है। तो दोनों मिलकर x के सभी पूर्णांक वस्तुतः पूर्ण संख्याओं को ये दर्शाते हैं। दूसरा है, यदि 3 का गुणज के आधार पर बनाया जाए तो x में 3 से भाग देने पर शेषफल हमको क्या मिलेगा? या तो 0 या 1 या 2 प्राप्त होगा। अर्थात या तो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या शेषफल 1 या 2 प्राप्त होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3m प्लस r, जहां r 0 से बड़ा बराबर है और 3 से छोटा है। अर्थात x बराबर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2, जहां m एक पूर्ण संख्या है। यदि x बराबर 3m तो x बराबर 0, 3, 6, 9 है ना, और यदि x बराबर 3m प्लस 1 तो x बराबर 1, 4, 7, 10 है ना, इस तरह से होगा। और यदि x बराबर 3m प्लस 2 तो x बराबर 2, 5, 8, 11 ये हो जाएगा। ये सभी मिलकर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्रदान करते हैं। इस प्रकार यदि संख्याओं को 4 के गुणज के आधार बना करके व्यक्त किया जाए तो उसे 4m प्लस r के रूप में लिखते हैं, जहां 0 से बड़ा बराबर होता है r और 4 से छोटा होता है। इस आधार पर संख्या सिद्धांत में संख्याओं के गुण को प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात ध्यान रखना है कि जिसके रूप में हमको बनाना है उसी में यम x ऐसा कुछ भी लगा करके संख्या बना सकते हैं, प्लस r कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b है, तो युगल विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q के लिए a बराबर 2q प्लस r, जहां 0 से बड़ा बराबर है r और छोटा है 2 से, अर्थात 0 और 1 r बराबर हो सकता है। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 2q मतलब 2 से पूरा विभाज्य हो गया, तो ये समपूर्णांक हो गया। यदि r बराबर 1 है तो 2 से विभाज्य नहीं हुआ, शेष 1 बच रहा है, इसलिए विषम पूर्णांक। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अर्थात जैसे 2q सम है और 2q प्लस 1 विषम है, हम जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अगला देखिए उदाहरण, दर्शाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखिए 4q कह रहा है तो हम 4 लेके चलेंगे, तो माना कि a कोई धन पूर्णांक है जिसका भाजक b बराबर 4 है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं a बराबर 4q प्लस r, जहां r 0 से बड़ा बराबर है और 4 से छोटा होगा। भाजक से तो छोटा ही होगा ना जी। यहां देखिए है कि r बराबर 0, 1, 2, 3 हो सकता है, ये सारी संख्याएं, उससे ज्यादा तो होगी नहीं।
आर बराबर यदि 0 रखेंगे तो ए बराबर 4q, 2 से कट गया, सम हो गया। आर बराबर 1 रखे तो ए बराबर हो गया 4q प्लस 1, तो सम प्लस 1 विषम। आर बराबर 2 रखे ए बराबर हो गया 4q प्लस 2, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4q प्लस 2 इंटू 2q प्लस 1, तो क्या हो गया, इसको प्रियम अगर मान लेंगे तो 2m हो गया, अर्थात सम हो गया। फिर देखिए आर बराबर 3 रखे तो ए बराबर हो गया 4q प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2q प्लस 1 अर्थात 2m प्लस 1, तो ये हो गया आपको विषम। अर्थात ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा जब r बराबर 1 होगा या 3 होगा, क्योंकि इसी अवस्था में 2 से विभाजित वो नहीं होता है। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो आज हम लोग इतना देखें, हमारे अगले वीडियो में आप लोग इससे आगे देख पाएंगे। हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।